ठीक है गाइस, चलो तो 12th में आगे मजाक मजाक में अपन लोग आखिरी साल है ये स्कूल का, है ना। चलो पार्टनरशिप जो है ना वो बेसिक से मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बता देता हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपको ना 3 बुक्स हैं इसमें, है ना। तो सबसे मेन जो है वो पार्टनरशिप वाला पोर्शन जो है वो आपको आएगा, है ना। सीए फाउंडेशन में ये जो है सीए फाउंडेशन में भी ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो कवर होता है। क्लियर है, ठीक है ना। बेसिक्स दोनों की सेम है। मैं इसी तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। हमारा सिस्टम ये रहेगा कि हम पहले ये थोड़ा सा इससे करेंगे पीपीटी से, है ना, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे, है ना। और फिर 11th के कुछ बेसिक्स जो हैं वो हम करेंगे, कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज, है ना, क्योंकि कुछ लोगों के 11th के बेसिक्स जो है वो थोड़े से वीक होते हैं। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्री को लेकर के वो सारी चीजें करेंगे। यार वो दरवाजा बंद कर दो। तो 11th की कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो होती है ना हर एक ट्रांजेक्शन की, वो अपन इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन पार्टनरशिप के क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। ठीक है, मेन होगा प्रैक्टिस, आप लोगों को होमवर्क मिलेगा और ऐप में काफी सारे एमसीक्यूज भी होंगे। एमसीक्यूज से आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, है ना। और होमवर्क जो है वो आपका प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स वगैरह को बचाएगा। ठीक है, चलो तो फंडामेंटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन लोग पार्टनरशिप में, ठीक है ना। तो ये पूरा इंडेक्स है कि क्या क्या चीजें जो है वो हम लोगों को है। ठीक है, तो फीचर्स, पार्टनरशिप डीड, है ना। देख लो जरा इसे एक बार, क्या क्या है आपको। देख पा रहे हैं आप पूरा? ये है हमारा बेसिक शुरू का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें कवर्ड है। ठीक है ना, कि पार्टनरशिप होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप, है ना। फीचर्स, डीड मतलब कि रिटन में जो अग्रीमेंट होता है वो, ठीक है। और ये जो है ना ये कानून से चलता है, इसका कानून का नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, और अगर डीड नहीं बनाई है तो फिर किस तरीके से प्रॉफिट प्रॉफिट शेयर होगा और वो सारी चीजें होंगी, वो सब कानून में लिखा हुआ है। वो सब हम पढ़ने वाले हैं। मिला के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेंगे हमारे, कैपिटल अकाउंट सुना है अपन ने, नाम तो सुना हो कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो टाइप से बनते हैं। फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स किस तरीके से होगा, क्योंकि देखो अकेला बंदा जब बिजनेस चलाता है तो क्या होता है, खुद ही वो पूरा प्रॉफिट रख लेता है। लेकिन जब दो लोग होते हैं ना तो ऐसा नहीं होता हर बार की इक्वल, अनइक्वल हो सकता है ना। हो सकता है एक बंदा 60% प्रॉफिट रखे, हो सकता है एक बंदा 70% प्रॉफिट रखे। ये क्लियर है क्या, ऐसे अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे कि एक्चुअली जो अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है उसमें मेनली क्या चीजें कवर्ड है आपकी। पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है ना उसमें डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किस तरीके से होगा, ये मेनली कवर्ड है। क्लियर है क्या, कि दो अलग अलग पार्टनर्स है, 3 अलग अलग पार्टनर्स है तो डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में किस तरीके से हो। क्लियर है ना। चलो बिल्कुल बेसिक से अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बताओ। प्रॉफिट, ठीक है ना। बिजनेसमैन को क्या चाहिए, ग्रोथ इन बिजनेस एंड टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये क्लियर है ना। इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी, ठीक है। तो भाई एक बिजनेस जो है वो कैसे ओपन हो सकता है, एक अकेला बंदा ओपन कर सकता है। क्या फायदे हैं भाई अकेले बिजनेस के, जल्दी से आप क्या कर लोगे, डिसीजन मेकिंग कर लोगे, है कि नहीं। किसी से पूछना चाहना थोड़ी है, मेरा बिजनेस है, मैं जो डिसाइड करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ये क्लियर है ना, ठीक है। किसी से कोई लड़ाई की संभावना नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। भाई मेरे किससे लड़ाई, मैं ओनर हूँ, मेरी किससे लड़ाई होगी। क्लियर है, ठीक है ना। फिर सीक्रेसी, मेरे बिजनेस के सीक्रेट सिर्फ मेरे पास रहेंगे, वो मुझे किसी से शेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं, फायदे। अपन क्या देख रहे हैं, एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है।
क्या चाहिए होता है एक बिजनेसमैन को? ग्रोथ चाहिए होती है। एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होता है? प्रॉफिट चाहिए होता है। क्लियर है? तो वो अकेला बिजनेस कर सकता है, अकेले बिजनेस करेगा तो ये सारे उसको फायदे होने वाले। दूसरा, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना प्रॉफिट होगा। ये क्लियर है क्या भाई? जॉब में तो आपको लिमिटेड काम रहता है ना, बिजनेस में तो आप जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो और उतना प्रॉफिट आपको अर्न हो जाएगा। ये सब क्या है? नो कॉन्फ्लिक्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग, सीक्रेसी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एडवांटेज। किसकी एडवांटेज है ये सब? सोल प्रोप्राइटरशिप के। भाई किसी को बिजनेस करना है तो अकेला बिजनेस स्टार्ट कर दे तो ये सारे फायदे उसको मिल जाते। ठीक है नहीं? अब देखो, लेकिन कुछ नुकसान भी। भाई अकेला बंदा है, क्या नुकसान है? क्लास कितने टाइम तक चलेगी? क्लास 1-1.5 घंटा तो चलेगी कम से कम, 1.5 घंटा तो चलेगी कम से कम। ठीक है, आज अकाउंट्स ही है ना, नहीं? ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना? अगर छूट जाए तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है बच्चे? हाँ, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपन स्टार्ट कर सकते हैं। घाटे क्या है भाई? सबसे पहला कि भाई लेस चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखो, अपन जो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो पार्टनरशिप तक अपने को पहुंचना क्यों? क्यों बंदा कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा? तो हमको सबसे पहले वो जो वाई का क्वेश्चन है ना, वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया कोई बंदा पार्टनरशिप में इंटर करेगा ही क्यों? क्योंकि उसी लॉजिक से आप पूरा उसकी थ्योरी भी समझोगे और जो प्रैक्टिकल्स है वो उसी लॉजिक से आपको समझ में आएंगे। जो रूल्स बनाए गए ना पार्टनरशिप के ना कुछ रूल्स हैं, जैसे अकाउंटिंग के कुछ रूल्स होते हैं ना, वैसे पार्टनरशिप के कुछ रूल्स है जो बनाए गए। लेकिन वो रूल्स आप कब समझ पाओगे? वो लॉजिक कब आप समझ पाओगे? जब आप ये समझोगे कि भाई पार्टनरशिप कोई बंदा क्यों बनाएगा। क्लियर है क्या? है ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा तो है, पर कुछ घाटे हैं इसके। कुछ घाटे क्या है कि भाई देखो, आपको ना चांसेस कम मिलते हैं। किस बात के चांसेस कम मिलते हैं? ग्रोथ के और एक्सपेंशन के। इसका क्यों का जवाब दे सकते हो क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप में ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस लेस क्यों है? कम क्यों है? तो कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। हाँ, कैपिटल लिमिटेड होता है, बिल्कुल सही। और बहुत सारे लोग हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? नालायक। सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? एक ही बंदा है ना, तो फिर लेस चांसेस तो तभी होंगे ना जब अकेला बंदा है, तो अकेले बंदे के पैसे लगे होंगे। ये क्लियर है कि नहीं? तुमने बहुत सारे कस्टमर के हिसाब से तो नहीं बोला ना? नहीं ना? ठीक है, ये है ना? तो ये डिसएडवांटेज हो गया, लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि अकेला बंदा है, कितने ही पैसे लगा सकता है। अरे समझ, देखो मुकेश अंबानी भी जो है, या मुकेश अंबानी की जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अपने पैसे से थोड़ी किया पूरा बिजनेस। अरे समझ, किस तरीके से किया पता है आपको? कैसे किया वो बिजनेस? पब्लिक शेयर रेस करके। पब्लिक शेयर रेस करके। भाई उन्होंने पैसा लगाया, उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हमारे पास बिजनेस सेंस बहुत है, तो उन्होंने बोला कि पब्लिक से इसका आईपीओ और प्रॉपर वो तरीका होता है, आपको बिजनेस में है ये सारा कुछ, ठीक है ना, कि वो पब्लिक ऑफरिंग कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे पास बिजनेस आइडिया है, तुम बस पैसे लगाओ, सारा काम मैं करूंगा। क्लियर है? लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप सब पैसे लगाओगे। जितना कमाओगे, जितना कमाएंगे हम, उतना शेयर करते जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि अगर 10 रुपए मैं लगाऊंगा तो 2 रुपए कमाऊंगा, लेकिन 20 रुपए लगेंगे तो हम 4 रुपए नहीं कमाएंगे, हम हो सकता है 6 कमा लें। ज्यादा पैसे लगने से मल्टीप्लायर में प्रॉफिट बढ़ता है, तो दोनों को ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस तरीके से उन लोगों ने क्या करवा लिया? पब्लिक इश्यू करवा लिया। अरे समझ में? तो एक्सपेंशन अगर आपको करना है, आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है सोल प्रोप्राइटर अकेले से काम नहीं चले। क्लियर है? एक अकेले बंदा क्या क्या मैनेज कर लेगा? तो मैनेजरियल स्किल्स भी जो होती हैं वो क्या होती हैं? लिमिटेड। ये क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, क्लियर है गाइस ये? ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस। अनसर्टेनिटी है ना, अकेला बंदा है, अगर उसकी डेथ हुई तो क्या होगा? बिजनेस बंद। ये क्लियर है क्या? समझ आ रही है बात, है ना? ठीक है, तो ये सब डिसएडवांटेजेस के कारण लोगों ने सोचा कि यार क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार कि चलो एक काम करता है,
पार्टनरशिप बनाते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, किसी और व्यक्ति के साथ मिलकर, एक या एक से अधिक लोगों के साथ मिलकर के आप अगर बिजनेस कर लो तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपको आई ये सारी दूर हो सकती हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? लैक ऑफ कैपिटल, क्योंकि एक और बंदे का कैपिटल मिल जाएगा, ज्यादा चांसेस हमारे पास रहेंगे ग्रोथ के, समझ रहा है? मैनेजरियल स्किल्स जो है वो 2 लोगों की हो जाएंगी, हो सकता है अगला बंदा मार्केटिंग में अच्छा हो, मैं टेक्निकली अच्छा हूँ, समझ रहा है? और ये जो लास्ट है ना, जो मेरे पीछे छिप गया है, ये है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी बिजनेस में जो है वो बनी रहेगी। क्लियर है? क्या ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ठीक है गाइस। चलो तो अब देखो पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप का मीनिंग कहां पर डिफाइंड है? कानून में डिफाइंड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आप लोगों को जो नोट्स मिले उसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है? मैंने इसी के जो नोट्स है ना वो अवेलेबल करवाए, ठीक है क्या, है ना? ठीक है, सर ग्रुप तो पे भेजे हो? नहीं यार ग्रुप में नहीं भेजा, तब दे देंगे ना अलग से, ये पीपीटी के ही हिसाब से नोट्स है, कल ले लेना क्लास में ले लेना, ठीक है? ठीक है। चलो, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 डिफाइंस, ठीक है ना, पार्टनरशिप क्या होती है। देखो एक होता है ना कि अपने को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या होती है। पार्टनरशिप सोच करके बताओ, एक से ज्यादा लोग, मतलब 2 या 2 से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, अरे लेकिन लीगली बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है? देखो अगर तुम प्रैक्टिकली जाकर के देखोगे ना मार्केट में, तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर 2 लोग मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, है ना? अब वो पार्टनरशिप है या नहीं है ये तय करना इंपॉर्टेंट है। भैया अगर 2 लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ही कहलाएगा ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पार्टनरशिप कहलाए। मान लो कि 2 लोग एक दुकान चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपना मटेरियल मान लो पूरा का पूरा बाइफरकेट कर रखा है कि भैया इतना तेरा इतना, समझ में आ रही है बात? अगर मान लो इस तरीके से पूरा बाइफरकेशन उन लोगों ने कर रखा है तो क्या होगा, तो क्या होगा? तो फिर हो सकता है कि वो पार्टनरशिप ना हो सकता है कि वो पार्टनरशिप हो सकता है कि वो पार्टनरशिप ना। क्या ये क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, ओके। अब देखो, ठीक है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जेनरिक डेफिनेशन है जिसका हमको एनालिसिस करना है। ये क्लियर है क्या? बोलो गाइस, सर ये मिल जस्ट रही है बैट्समैन जैसा लग रहा है। क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, मतलब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब कि वो जो लोग हैं ना वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, उस चीज को क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप। समझ रहे हैं? जैसे फ्रेंडशिप होती है ना, वैसे ही क्या है? पार्टनरशिप। जैसे फ्रेंडशिप क्या होती है? 2 दोस्तों के बीच का रिलेशन, आ रहा है समझ में? वैसे पार्टनरशिप क्या है? कि 2 बिजनेसमैन के बीच का रिलेशन, आ रहा है समझ में? वो लोग साथ में मिलकर के क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले, है ना? हु हैव अग्रीड टू, उन लोगों ने अग्री किया है। गाइस यहाँ पर एक अग्रीमेंट है। एक चीज याद रखो, ये अग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि ये अग्रीमेंट कैसा हो, रिटन फॉर्म। क्लियर? शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस से होने वाले सारे प्रॉफिट्स को क्या करेंगे गाइस? शेयर। क्या ये क्लियर है ना? अच्छा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस चीज को लिख लेना है गाइस आप लोगों को, ठीक है ना? क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बच्चों की, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल, एजेंट। ठीक है? यानी कि प्रेजेंट। सारे मिलकर बिजनेस चला
रहे। क्लियर गाइस, है ना? आपको ना ये इंग्लिश में नोट्स बनाने पड़ेंगे, इसको व्हाट्सएप लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश में तो मैं आपको अलग से प्रिंटेड नोट्स वैसे भी मैं दे दूंगा। क्लियर है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जरूरी है कि आप उस तरीके से लिखें। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि आप मान लो आपको बंगाली आती तो आप बंगाली में नोट्स करो। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होती है। जिस लैंग्वेज में आपको सीधे सीधे इमेजेस आ जाती है ना, उस लैंग्वेज में आपको नोट्स बनाने चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? तो मुझे हिंदी आती है तो इसलिए मैं हिंदी के हिसाब से बना रहा हूँ। क्लियर है? बाकी मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो सारे मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? अब ये देखो, कैरीड ऑन बाय, है ना? क्या होगा? कैरीड ऑन बाय। ठीक है, देखो ध्यान से, कैरीड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब समझो। ठीक है, मान लो कि ए है, बी है और सी है। साथ में मिलकर के अगर ये लोग क्या चला रहे हैं? बिजनेस चला रहे हैं। तो फिर तो ये पार्टनरशिप है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, है ना? इसका मतलब कि ये जो तीनों लोग हैं ना, ये मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं। ये क्लियर है? ये तीनों लोग मिलकर के बिजनेस चला रहे हैं, यानी कि जहां इनका बिजनेस है वहां तीनों आते हैं। ए भी आता है, बी भी आता है, सी भी आता है। तीनों अपना अपना टाइम जो है वो प्रॉपर देते हैं। ये क्लियर है क्या? है ना? इसको अपन पार्टनरशिप बोल सकते हैं। ठीक है, एक और पार्टनरशिप है किसकी? एक्स, वाई और जेड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ ऑफिस में कौन जाता है पता है? जेड। ऑफिस में कौन जाता है? जेड। ये एक्स और वाई जो है ये घर में पड़े रहते हैं। समझ में आ रही है बात? एक्स और वाई जो है वो घर में रहते हैं, ये लोग ऑफिस में जाते हैं। यानी कि जेड ही जो है वो पूरा बिजनेस संभाल रहा है। मुझे ये बताओ, क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ये पार्टनरशिप है? तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा एक अगर, एक इफ लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि ये पार्टनरशिप है अगर वाई को, सॉरी जेड को ये अधिकार है कि वो एक्स के बिहाफ में डिसीजंस ले पाए। अगर जेड को ये अधिकार है कि वो वाई के बिहाफ में डिसीजंस ले पाए, है ना? तो इफ जेड इज एलिजिबल टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ X and Y, then this business, this relation is partnership. तो गाइस यहां पर वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इस बात का क्या मतलब है? कि कोई एक बंदा बाकी लोगों के बिहाफ में भी एक्ट कर सकता है। पार्टनरशिप में खास बात पता क्या होती है? कि ए जो है वो बी और सी को फंसा सकता है, बी जो है वो ए और सी को फंसा सकता है, सी जो है वो ए और बी को फंसा सकता है। यानी कि तीनों जब मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के बिहाफ में डिसीजंस ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो लोग एक दूसरे के बिहाफ में डिसीजंस ले सकते हैं ना, तो ही हम उसको क्या बोलने वाले हैं गाइस? पार्टनरशिप। तो ही हम उसको क्या बोलने वाले हैं गाइस? पार्टनरशिप। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? आवाज आ रही है ना ऑनलाइन? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यस सर। ठीक है ना? चलो अब देखो आगे। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्लियर है कि नहीं बता दो। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। ठीक है, तो अब देखो फीचर्स, पार्टनरशिप के क्या खास फीचर्स होता है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्लियर है क्या? मतलब सारे लोग एक्ट करें, या अगर मान लो दो तीन लोग भी एक्ट कर रहे हैं या एक बंदा भी एक्ट कर रहा है, उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो बाकी लोगों के बिहाफ में डिसीजंस ले पाए। क्लियर है ना? बिजनेस कैसा होना चाहिए आपका? लॉफुल। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। ये नहीं कि तुम
चरस गांजे का बिजनेस करने लग जाओ, आ रहा है समझ में? लीगली इसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। और बहुत ही ऑब्वियस है, हमारे यहाँ का कानून जो है वो क्या करेगा, ऐसा कभी भी अलाउ नहीं। क्लियर है ना? ठीक है ना? उसके बाद फिर कम से कम 2 लोग चाहिए, 2 या 2 से अधिक लोगों से मिलकर के ही पार्टनरशिप जो है वो बन सकती है। ये क्लियर? मुझे लगता है 11th में आप लोग को बिजनेस तो होगा ही, है ना, जनरल थोड़ा सा, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिफिक है ना। और अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्यों बोल रहे हैं? देखो पार्टनरशिप जो है ना, उसमें अकाउंटिंग डिफरेंट नहीं होगी। अभी आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आपको अकाउंटिंग कुछ अलग नहीं करनी, समझ रहे? ऐसा नहीं कि असेट लायबिलिटी बन जाएगा, इनकम जो है वो एक्सपेंस बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सारे बेसिक्स जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आने वाला। क्लियर है? अंतर आएगा ट्रांजेक्शन्स में। अंतर किस में आने वाला है? ट्रांजेक्शन्स में। देखो अकेला बंदा बिजनेस करेगा, अगर वो सेल कर रहा है तो भी कैश टू सेल्स हो, अगर पार्टनरशिप बिजनेस में भी सेल होगी ना तो एंट्री कैश टू सेल ही होगी, उसमें अंतर नहीं आने वाला। अंतर किस चीज में आने वाला है कि पहले आपको जब प्रॉफिट होता था वो आप पूरा का पूरा किस में ऐड कर देते थे? कैपिटल। पहले आपको प्रॉफिट होता था, आप पूरा का पूरा किस में ऐड कर देते थे? कैपिटल। अब अगर आपको प्रॉफिट होगा, अब अगर आपको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है, तो आप क्या करोगे? अब जब आपको प्रॉफिट होगा तो हाँ बेटा, सबसे पहले आप क्या डिसाइड करोगे कि भाई कितना किस पार्टनर को मिलेगा? सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना है। अब हो सकता है कि वो आपको इक्वल बांटना हो, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ए ने ज्यादा मेहनत की हो, ए मतलब पहले से डिसाइड किया हो कि भैया ए जो है वो बोल रहा है कि भैया मैं 60% रखूंगा, तू 40% रखना। पार्टनरशिप जब बन रही थी ना तभी इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ए ज्यादा रखेगा। ऐसे भी हो सकता है कि ए है, बी है और सी है, उन लोगों ने तीनों ने अपना अपना शेयर डिसाइड कर रखा हो। तो रेशो में होता है ये जनरली। मान लो 5:4:3 है ना, या मान लो कि 3:2:1। 3:2:1 का मतलब क्या हुआ कि जितना भी मान लो 6 रुपए का प्रॉफिट आता है तो 3 रुपए कौन रखेगा? ए। 2/6 यानी कि 1/3 कौन रखेगा? बी। और 1/6 कौन रखेगा? क्या है? क्लियर? समझ में आ रही है बात? है ना? तो 3:2:1 में इस तरीके से रहेगा। तो वो जो अग्रीमेंट है उसमें लिखा होता है, ये जो अग्रीमेंट है ना, जरूरी नहीं कि रिटर्न फॉर्म में हो, बातचीत तय कर सकते हैं ना भाई। हम लोग साथ में बिजनेस करने वाले तो पहले हम लोग अपनी कंडीशन तय कर लेंगे कि भाई देख तू इतना प्रॉफिट रखना, मैं इतना प्रॉफिट रखूंगा, तेरी ये जिम्मेदारी, मेरी ये जिम्मेदारी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तेरे ये काम रहेंगे, मेरे ये काम, तेरे ये अधिकार रहेंगे, मेरे ये अधिकार रहेंगे। तो ये सारी बातें अगर आप रिटर्न फॉर्म में अग्री कर लेते हो तो उसको डीड कहते हैं। अग्रीमेंट तो होता ही है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं डीड तो मेरा मतलब क्या होता है कि वो अग्रीमेंट जो है वो किस फॉर्म में है? रिटर्न फॉर्म में। क्या है? क्लियर है ना? तो फीचर्स है पार्टनरशिप की कि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता ही होता है, रिटर्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर रिटर्न होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डीड आएगा। ये क्लियर है क्या? अब प्रॉफिट शेयरिंग होती है, क्लियर है? ऐसा तो नहीं होगा कि ए पूरा प्रॉफिट रख ले और बी को बिल्कुल भी प्रॉफिट ना मिले। प्रॉफिट शेयरिंग तो होगी होगी। क्लियर है क्या? पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट शेयरिंग होगी। क्या है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है? लॉफुल बिजनेस एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग। क्लियर है गाइस? तो ये इसके बारे में बताया हुआ है डिटेल में। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे के सारे लोग बिजनेस करें, और या तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब वही मैंने बताया ना, मान लो ए बी सी डी 4 लोग हैं, मान लो ए और बी ही क्या कर रहे हैं? ऑफिस चला रहे हैं। तो ए और बी के पास क्या अधिकार होना चाहिए कि वो किसके बिहाफ में बिजनेस चला रहे हैं? सी और डी के बिहाफ में भी वो बिजनेस चला रहे। क्लियर है ना? म्यूचुअल एंड इम्प्लाइड एजेंसी इज द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप। मतलब गाइस, म्यूचुअल एजेंसी, इसको लिख लेना। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग क्या है? क्या मीनिंग है इसका? एक दूसरे के, क्या बोल रहे हो? One can act on behalf of other. हाँ, कि एक दूसरे के बिहाफ में डिसीजंस लेने का अधिकार। एक दूसरे के बिहाफ में अगर आप डिसीजंस ले सकते हो तो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है? ठीक है ना? ओके। लॉफुल बिजनेस, ऑब्वियस बात है, द अग्रीमेंट शुड बी फॉर कैरिंग ऑन सम इलीगल बिजनेस। इलीगल बिजनेस करोगे तो हम वैसे भी मतलब बहुत सारे कानून जो है वो फिर पिक्चर में आ जाते हैं। क्लियर है? तो लॉफुल बिजनेस वो नहीं कहलाएगा। ठीक है गाइस? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। ठीक है? टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्संस। टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन।
मतलब मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। ठीक है गाइस, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बताओ? बोलो गाइस। 50। ठीक है गाइस। अच्छा, एक चीज और जनरल में बता दूं, ये जो मैक्सिमम नंबर वाली जो स्टोरी है, ये कहां लिखी हुई है? ठीक है, ये मिनिमम की कहां लिखी हुई है? पार्टनरशिप। ये क्लियर है या नहीं? पूछोगे नहीं सवाल क्यों? ये मैक्सिमम वाली भैया इसमें क्यों लिखी, इसमें क्यों नहीं लिखी? कौन पूछेगा? मैं पूछूंगा। हाँ, पूछो ना। क्यों सर? मतलब आ रहा है क्या ये सवाल मन में कि नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने बताया तो आ रहा है। आ रहा है ना? हाँ, चल देखो समझो, पार्टनरशिप एक्ट किस लिए बना हुआ है? ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बना हुआ है कि भैया पार्टनर्स आपस में लड़ाई भिड़ाई ना करें। समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप एक्ट का के लिए बना है कि भैया जब दो लोग या दो से अधिक लोग साथ में बिजनेस करते हैं तो वो लड़ाई भिड़ाई ना करें, किसी भी बात पे कोई भी मतभेद है, समझ में आ रहा है, अगर मान लो कि कॉन्ट्रडिक्शन है, अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी बात को लेकर के, तो कानून में उन लोगों ने बताया हुआ कि भैया देखो ये सही ये गलत, सारे सही गलत के रूल्स जो है उन लोगों ने लिख करके दिए। पार्टनरशिप जो एक्ट है ना वो क्या बोलता है, पार्टनर आपस में डिसाइड कर लो तुम लोग क्या सही है क्या गलत, जो तुम लोग तय कर लोगे वो माना जाए। और अगर तुम लोगों ने आपस में डिसाइड नहीं किया तो फिर हर बात पे जो चीज डिसाइड नहीं हुई उसको लेकर के क्या करोगे तुम लोग बताओ? लड़ोगे कि भैया तुम सही, नहीं नहीं हम सही। समझ में आ रहा है? तो कानून ने बोला कि अपना डिसाइड कर लो और नहीं तो फिर हम जो बोल रहे हैं वो आपको मानना पड़ेगा। क्या ये क्लियर? बताओ। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम नंबर है ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक और एक्ट है कंपनीज एक्ट, आपको कंपनीज भी है इस बार, पता है ना? ठीक है, तो कंपनीज एक्ट जो है वो क्या कहता है कि कभी भी कोई लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं, खूब सारे लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं और उनकी संख्या अगर 50 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब मतलब समझो, पार्टनरशिप एक्ट ने क्या बोला, दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप बना सकते हैं, बस पार्टनरशिप एक्ट इतना बोल के खत्म हो गया। अब कायदे से अगर मैं सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट की सुनूं तो 100 लोग मिलकर भी क्या बना सकते हैं? पार्टनरशिप। क्लियर है? लेकिन सरकार ने सोचा कि अरे यार इतने सारे लोग अगर मिलकर के बिजनेस करेंगे तो सारे लोग तो बिजनेस में आएंगे नहीं, यानी कुल मिलाकर के कुछ ही लोग कंट्रोल करेंगे। अगर 100 लोग मान लो मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, क्लियर है, 100 लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं और 4-5 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, 10 लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके साथ धोखेबाजी हो सकती है ना? क्लियर है? इसलिए हमने कहा यार कि देखो 50 लोगों तक तो तुम लोग क्या कर लो, पार्टनरशिप बना लो, क्योंकि पार्टनरशिप में तो रूल्स नहीं लगते, कंपनी में बहुत सारे रूल्स लगते हैं। क्लियर है? तो अगर तुम लोग 50 तक हो तो बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 के ऊपर गए तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। इसीलिए कंपनीज एक्ट जो है वो अलग से क्या करता है ये बता देता है, लिमिट्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट ने तो मिनिमम 2 बोल के छोड़ दिया था, कंपनीज एक्ट ने बोला कि नहीं, ये 50 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर के गेम के लिए बिजनेस कर रहे हैं, चलो रजिस्टर कराओ। इसीलिए ऑटोमेटिकली ये लिमिट जो है इस पर लग गई। यहां से एक और बात आपको निकल करके आती है कि जब दो लोग मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, यानी कंपनी बनाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो वो पुराना प्रोविजन था 10 इन बैंकिंग और वो सारा, तो उस पर ध्यान में देना। क्लियर है? 50 की लिमिट जो है वो मानी जाए। ठीक है गाइस, चलो अब देखो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो किस तरीके से बनता है, एक अग्रीमेंट से। गाइस मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में, अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि रिटन फॉर्म में, इट कैन बी इन ओरल फॉर्म। क्लियर है कि भाई आपस में बातचीत करके उन्होंने डिसाइड कर लिया। सच अग्रीमेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलेगा वो सारा कुछ किस पर निर्भर करेगा, इनके अग्रीमेंट पर। इन लोगों ने आपस में क्या अग्री किया कि हम बिजनेस को कैसे चलाएंगे आगे, ये सारी बातें किसमें तय की जाती है? अग्रीमेंट। या तो शुरू में बातचीत करके तय कर लो और या तो फिर रिटन फॉर्म में कर लो। रिटन फॉर्म में कर लोगे तो आपको क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड। क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप डीड। क्लियर है गाइस? ठीक है ना?
Such agreement forms the basis of their mutual relationship. और क्या होता है पार्टनरशिप में? प्रॉफिट शेयरिंग. क्लियर गाइस? The agreement between the partners must be to share profits or losses of the business. क्या है? क्लियर? ठीक है, समझ गए हो, है ना? ओके. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, रिटन अग्रीमेंट. ये लिखा हुआ है ना आपके नोट्स में, है क्या लिखा हुआ है ना? है तो रिटन को अंडरलाइन कर लेना. जैसे इसमें तो मेरे पास कलर है ना, लेकिन मेरी जो मशीन है उसमें कलर नहीं है ना. ठीक है, तुम अपने पेन से कलर कर लो इसमें. ठीक है, रिटन अग्रीमेंट. पार्टनरशिप डीड इज द रिटन अग्रीमेंट बिटवीन. क्लियर है? क्लियर है? फिर क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, दिस अग्रीमेंट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड बिटवीन पार्टनर्स. हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून. क्या चाहिए? गुड आफ्टरनून. बाद में बात करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है ना. थैंक यू. ठीक है सर. ठीक है, तुमसे किसी ने बोला बीच में बोलने के लिए? ठीक है, चलिए. लोन देखो, जब तक लोन देते रहते हैं बजाज फाइनेंस वाले. ठीक है ना? अभी तो मैंने बहुत अच्छे से बात की. ठीक है, चलो. दिस अग्रीमेंट कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड अग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीड बिटवीन पार्टनर्स. क्लियर है? ठीक है, चलो. राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स आर स्टेटेड इन द पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप डीड जो है ना, उसमें सारे राइट्स लायबिलिटीज बनाए जाते हैं. ठीक है, सब लिखे होते हैं. आमतौर पर क्या राइट्स लायबिलिटीज वगैरह होता है नॉर्मली पता है? किसी को भी अगर अपना बिजनेस खोलना है, अगर दो लोग बिजनेस खोल रहे हैं ना, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं होता है कि मतलब बस दोनों ने पैसे लगाए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया. क्या होता है ना, देखो नॉर्मली दो लोग कब बिजनेस स्टार्ट करते हैं बताओ? पहली बात तो अगर वो लोग दोस्त होते हैं. दूसरी बात, अगर उनके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया होता है जिसमें उनको लगता है कि भाई क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा. ठीक है ना? नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या चलता है कि दोनों लोग इक्वल इक्वल पैसे लगाएंगे, दोनों लोग इक्वल इक्वल मेहनत करेंगे और दोनों लोग इक्वल इक्वल प्रॉफिट लेकर के घर चले जाएंगे. लेकिन बेटा प्रैक्टिकली तो बहुत डिफरेंस हो सकता है ना. हो सकता है कि एक बंदा जो है उसके पास पैसे हैं, दूसरे के पास नहीं. समझ में आ रही है बात? हो सकता है कि एक बंदा जो है उसके पास पूरा टेक्निकल नॉलेज हो. मान लो कि कोई बंदा जो है वो डेयरी खोल रहा है. उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर के बात की और चलो अपन ना डेयरी खोलते हैं मिलकर. अब क्या है कि एक बंदे को पूरा आइडिया है कि कितनी कैसे गाय भैंस को रखा जाता है, समझ रहे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिस तरीके से होता है. और दूसरा जो बंदा है उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है. समझ में आ रही है बात? मतलब देयर विल बी डिफरेंस ना. हो सकता है कि एक बंदा ज्यादा काबिल हो, एक बंदा उतना काबिल ना. तो पार्टनरशिप में हमेशा क्या होगा, उन लोग शुरू में ही क्या अग्री कर लेंगे, क्या अग्री कर लेना चाहिए, इनफैक्ट ऐसा बोला जाए, क्या अग्री कर लेना चाहिए उनको कि भैया देखो तुम कितना प्रॉफिट रखोगे, हम कितना, उसमें लेकर के कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए. दूसरा, जिम्मेदारियां इन जनरल तो उनको पहले बांट ही लेनी चाहिए. भाई आगे और भी सिचुएशंस आएंगे, लेकिन क्या होगा, उन लोगों को बांट लेना चाहिए. नॉर्मली करते हुए. अब जिन लोगों ने क्या किया, मान लो कि साथ में पार्टनरशिप करी और लेकिन चीजें तय नहीं करी. अब जब प्रॉफिट हो रहा होता है तब तो क्या होता है, सब सही होता है. लेकिन अगर मान लो लॉस होने लग गया तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है. क्या ये क्लियर गाइस? आ रहा है समझ में? क्लियर है? ऐसी स्थिति में हमारे लिए क्या काम आएगा, अगर मान लो कि लड़ाई हो गई, बिल्कुल ऐसी हो गई कि एकदम कोर्ट कचहरी वाली लड़ाई हो गई, तो क्या होगा, फिर पिक्चर में आएगा पार्टनरशिप एक्ट. तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई ये वाली एक्टिविटी में कौन सा ही माना जाएगा, कौन नहीं. तो जैसे पार्टनरशिप एक्ट की एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर अग्रीमेंट में कुछ भी तय नहीं, अगर आप लोगों ने पहले तय नहीं किया था कि कौन कितना प्रॉफिट रखे, और फिर एक बंदा जो वो खूब मेहनत कर रहा है, खूब जी जान लगा रहा है, वही पूरे क्लाइंट्स लेकर के आ रहा है, वही पूरा संभाल रहा है बिजनेस, और दूसरा वाला ऑफिस में बैठ के अंगूर खा रहा है, मतलब बस. समझ में आ रही है बात? अब क्या होगा, किसको मिलना चाहिए ज्यादा प्रॉफिट? अगर आप लॉजिक से सोचोगे तो किसको मिलना चाहिए ज्यादा प्रॉफिट? ऑब्वियस बात है ए को, मतलब ए और बी, अगर मैं दो पार्टनर्स. लेकिन बेटा कानून ऐसा अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुमको ज्यादा मेहनत करनी थी तो तुमको क्या कर लेना था,
पहले ही अग्रीमेंट करके डिसाइड कर लेना था। क्या डिसाइड कर लेना था कि भैया मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया तो कानून बोलता भैया कोई लड़ाई नहीं, किसी ने कितनी मेहनत की हो, किसी ने कितने पैसे लगाए हो, आपका प्रॉफिट इक्वल। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? चलो, तो ये पार्टनरशिप डीड है जिसमें नॉर्मली लोग क्या क्या लिख लेते हैं। मतलब दो लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो क्या क्या लिख लेते हैं? फर्म का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, मतलब कितना पैसा वो लोग लगा रहे हैं, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब दोनों के साइन होंगे तब जाकर के बात आगे बढ़ेगी या कोई एक साइन कर देगा तो बढ़ जाएगी, किस रेशो में वो लोग आपस में प्रॉफिट शेयर करने वाले। क्लियर है? क्या उन्होंने जो पैसा लगाया हुआ है फर्म में उससे उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? देखो अकेले बंदे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मान लो कि दो लोग और मान लो इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे हो और एक ने ज्यादा पैसा लगाया तो उसको दिक्कत होगी ना यार। उसको लगेगा कि अरे यार मैं तो ज्यादा पैसा लगा करके बैठा हूँ, फिर भी प्रॉफिट इक्वल मिल रहा है। तो वो लोग क्या तय कर सकते हैं आपस में कि भैया देख तूने ज्यादा पैसा लगाया ना, अपन लोग काम करते हैं कि प्रॉफिट में से पहले अपन कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दें, जिससे क्या होगा कि तूने ज्यादा पैसा लगाया तो तेरे को इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी जो बचा प्रॉफिट है, सिंस वो मेहनत का है, वो अपन आधा आधा बांट लेंगे। क्या ये क्लियर है गाइस? बताओ, समझ आ रही है ये बात? ठीक है ना? अच्छा, जैसे ये कैपिटल है वैसे ही ड्रॉइंग्स भी होता है। कैपिटल पता क्या होता है? कैपिटल जो पैसा पार्टनर फर्म में लगा रहा है, फर्म मतलब जो बिजनेस है। फर्म में किसको बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप फर्म को, जो बिजनेस है जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। तो अगर पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाया तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल। अगर पार्टनर ने फर्म से पैसा लिया उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ठीक है? तो जब पार्टनर पैसा लगाता है तो ऐसा डीड में लिख सकते हैं वो लोग कि भैया तुमको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एक चीज और, अगर नहीं लिखा है डीड में तो इंटरेस्ट के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? खैर अभी पढ़ेंगे अपन, वो आगे आएगा। ठीक है? और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो सकता है। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मतलब अगर पार्टनर फर्म से कुछ लेकर के जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। उस पर इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। ये क्लियर है गाइस? बताओ। फिर पार्टनर जो पैसा लगाता है फर्म में वो एज ए कैपिटल भी लगा सकता है, और पता है कैसे लगा सकता है? एज अ लोन। इसका मतलब उसने फर्म को पैसा दिया कि भैया ये मेरा हिस्सा बिजनेस पे लगना चाहिए। अब सडनली क्या हुआ ना, मान लो दो लोग बिजनेस कर रहे थे, है ना, अब बढ़िया बिजनेस कर रहे थे, एकदम से एक अलग सी अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने कहा कि अरे यार अगर एक्स्ट्रा पैसा होता, दोनों ने, मान लो कि मैं ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो कि एक है एक्स और एक है वाई, ये दोनों बिजनेस कर रहे थे। दोनों ने बिजनेस में 5-5 लाख रुपए लगा रखे। ये क्लियर है क्या? बढ़िया से जो बिजनेस है वो चल रहा था। अब एक बार क्या हुआ मार्केट में, मान लो जैसे कोरोना आ गया या कोई डिस्काउंट चला मार्केट में, तो एक्स और वाई जो है उन लोगों को लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, हमको इस डिस्काउंट का अभी हम बल्क में अगर ऑर्डर ले तो क्या होगा? बड़ा फायदा हो जाएगा हमको। क्या ये क्लियर है? लेकिन दोनों इक्वल प्रॉफिट शेयर कर रहे थे और कोई भी व्यक्ति बिजनेस में और एक्स्ट्रा पैसा फंसाने के लिए तैयार नहीं था। तो एक्स ने बोला कि भाई मैं एक काम करता हूं, मैं फॉर्म में, ये एक्स किससे बात कर रहा है? वाई से बात कर रहा है ना, एक्स और वाई दो ही लोग थे। तो वो वाई से बात करके क्या बोल रहे हैं? कह रहा भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा पैसे लगा दे रहा हूँ, पर ये पैसा मान लो कि 3 लाख रुपए वो अलग से ला रहा है। कह रहा है यार ये पैसा ना फर्म को एज ए लोन दे रहा हूँ। फर्म को है ना कि हमारे बिजनेस को, हमारे बिजनेस में से फिर हम जब भी प्रॉफिट कमाएंगे ना, उस प्रॉफिट में से पहले मेरे 3 लाख पे इंटरेस्ट दे देना, ये लोन मेरा चुका देना, उसके बाद अपन क्या करेंगे? अपना नॉर्मल प्रॉफिट शेयर करें। यानी कि इट इज पॉसिबल कि एक फर्म में एक बंदा पार्टनर की तरह कैपिटल भी लगा दे और क्या कर ले? प्रॉफिट भी ले, मतलब कैपिटल भी लगा दे और लोन भी दे। क्या ये क्लियर है? बताओ। ठीक है, एक सेकेंड घनिष्ठ।
गुड, ठीक है, क्लियर है ना? चलो उसके बाद फिर सैलरीज कमीशन, इसका मतलब क्या है? पार्टनर्स ये डिसाइड, देखो मान लो एक फर्म है जहां पर कि 3 लोग पार्टनर, ए बी और सी। क्या सभी फर्म में जो लोग पार्टनर होते हैं वो इक्वली कैपेबल होते हैं या उनकी कैपेबिलिटीज अलग अलग हो सकती है? बताओ, अलग अलग हो सकती है उनकी कैपेबिलिटी। तो मान लो कि सी जो है वो मार्केटिंग का काम भी करता है, ठीक है, मान लो कि इनका जो बिजनेस है वो फर्नीचर का है, तीनों लोग फर्नीचर बना लेते हैं, लेकिन सी जो है ना वो ब्रांडिंग वाला बंदा भी है। समझ में आ रही है बात? मतलब ये ना ब्रांडिंग वगैरह बहुत अच्छी करता है। कौन? ये जो है सी। क्लियर है? तो अब ये कह रहा है कि भाई देखो, अपन जो बढ़ई का काम है तो वो अपन सारे लोग ही कर रहे हैं, पर मैं एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, तो फर्म में जो प्रॉफिट है वो इक्वल बढ़ जाता है, तो फिर उससे तो क्या होगा कि भाई मेरे को जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ उसका कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा। तो हम, तो इन लोगों ने तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, तेरे को ना अलग से हम सैलरी दे देंगे। एक चीज याद रखना, ये जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कमीशन हो, कोई भी पैसा हो, ये सिर्फ तब दिया जाएगा जब वो लोग आपस में क्या कर लेंगे, अग्री कर लेंगे। अगर उन्होंने आपस में अग्री नहीं किया हुआ, अगर उन लोगों ने आपस में अग्री नहीं किया होता, ये कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा। यानी सी को सैलरी देनी है, ये बात पहले से डिसाइड होनी चाहिए। लॉजिकली कुछ भी नहीं होगा, सी ज्यादा मेहनत कर रहा है चलो उसको ज्यादा प्रॉफिट दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं लॉजिक माना जाएगा। हो सकता है कि साल के एंड में सी बोले कि अरे यार मैं तो पूरे साल दौड़ता रहा, देखा तुम लोगों ने मैंने कितनी मेहनत की, मुझे तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल भी उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भैया ये लड़ाई क्या है कि ए और बी बोलेंगे हमारे हमारे बेसिस पे क्लाइंट आ रहे थे। ए और बी के अपने लॉजिक हो सकता है ए और बी ने पैसा ज्यादा लगाया तो वो बोल रहा है हमारा तो पैसा ज्यादा लगा हुआ था। तो हर बंदा फिर क्या होगा कि लड़ाई करेगा बस, और कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, कानून ने क्या बोला, प्रॉफिट इक्वल बटे। आ रहा है समझ? अगर किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा देना है पहले से डिसाइड कर लो, सडनली कुछ भी नहीं होगा, लॉजिक बेसिस पे नहीं होगा, सब कुछ लीगल बेसिस पे होगा। क्या है क्लियर है गाइस? ठीक है ना? तो ठीक है, ये सब कंटेंट्स है इसके पार्टनरशिप डीड के। एंड में है कि भाई अगर मान लो कल को डिसॉल्व होती है फर्म, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना अपने एसेट्स का और लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो किस तरीके से करेंगे, ये बात हमने कहां पर लिख ली, पार्टनरशिप। क्या है क्लियर है गाइस? है ना? अब प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ध्यान से देखो, अगर डीड नहीं है मतलब अगर अग्रीमेंट नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? आपके नोट्स में ये सब चीजें हैं ना? है ना? नहीं तो आपको नोट करनी पड़ेगी। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फिर से बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर ने जो पैसा लगाया हुआ है फॉर्म में, उस पर उसको क्या मिल जाए? इंटरेस्ट। अगर समझ, ये कहलाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या होगा? वो किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इफ नॉट मेंशन्ड इन द अग्रीमेंट। ये क्लियर है? ठीक है, लेकिन इसके आगे एक और बात जुड़ी हुई है। मान लो डीड में लिखा हुआ, क्या, जब पार्टनर्स फॉर्म बना रहे थे ना तो तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि यार हम लोग जो भी पैसा डालेंगे उसमें हम लोग इंटरेस्ट ले लिया करेंगे, फर्म के प्रॉफिट में से हम क्या ले लेंगे? इंटरेस्ट। ये क्लियर है? तो डीड में अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन सिर्फ तब जब फर्म में प्रॉफिट हो। इसका मतलब अगर डीड में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट मिलेगा तो भी सिर्फ तब मिलेगा जब, क्या है क्लियर? ठीक है, मतलब अगर लॉस हुआ तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा।
याद रखना ये कब, जब डीड में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड। ये क्या बोला होगा, ये ऐसा कब माना जाएगा, जब डीड में कुछ भी नहीं लिखा। ये क्लियर है ना। तो ये आपको प्रैक्टिकल्स में काम आएगा। हम इसकी जर्नी एंट्री करेंगे, इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन करके एक बनेगा, उसमें हमको ये दिखाना होगा। ये क्लियर है क्या गाइस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है पहले तो ये बताइए, बताओ। तो ड्रॉन्स पे जो इंटरेस्ट होता है, कि पार्टनर पार्टनर को घर में कुछ जरूरत हो, समझ रहे हो, उसने फर्म से बोला कि यार कुछ पैसे दे दो, मुझे भी जरूरत है, अरे समझ, तो फर्म से वो पैसा निकाल करके ले, तो फर्म चार्ज कर रही है उस पैसे पे इंटरेस्ट। अरे समझ, देखो पैसे का जो मूवमेंट है, पूरा मनी मार्केट, जो पूरा बैंक का सिस्टम है, वो किस बेस पे चल रहा है, सारा कुछ इंटरेस्ट के बेस पे चल रहा है। क्लियर है। तो इसीलिए इंटरेस्ट होता है ताकि भाई कोई भी अनयूजुअल यूज वगैरह ना कर पाए। क्लियर। तो अगर पार्टनर फर्म से कुछ भी पैसा घर लेकर के जा रहा है तो उस पर उसे क्या देना होगा, इंटरेस्ट। क्या ये क्लियर, समझ में आ रहा है। लेकिन कब, जब डीड में लिखा, यानी अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा, यहां पर फायदा किसका होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में फायदा किसका होगा, फर्म का। चलो एक चीज और आप लोग समझ लें सबसे पहले तो, कि ये जो फर्म है इसको अलग मानेंगे आप, और ये जो पार्टनर्स हैं इनको अलग मानेंगे। ये क्लियर है। हमको सारी की सारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करनी है बच्चों, फर्म की बुक्स। हमको सारी की सारी अकाउंटिंग किसकी बुक्स में करनी है, फर्म की। आप फर्म को ना एक अलग पर्सन मान के चलो, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, ये याद रखना। किसी और कानून में फर्म अलग पर्सन नहीं है, पर अकाउंटिंग करने के लिए मैं क्या मानूंगा कि फर्म एक अलग पर्सन है। यानी जब ए जो है वो पैसे देगा फर्म को, क्लियर है, तो हम बोलेंगे कि फर्म को पैसे मिले, और वो पैसे किसने दिए, तो हम फर्म बनकर के सोचेंगे तो हम बोलेंगे ए ने पैसे दिए। ये क्लियर है ना। ये जो ड्राइंग्स है, समझ में रहा है, इस ड्राइंग्स को हम किसकी नजर से देख रहे हैं, किसकी नजर से देख रहे हैं, इस ड्राइंग्स को हम देख रहे हैं फर्म की नजर से, कि भाई मैंने ए को पैसा दिया। अच्छा, आपको बेसिक अकाउंटिंग रूल्स पता है, मुझे बताओ कैश क्रेडिट कब होता है, व्हेन इट गोज आउट ऑफ द फर्म। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो जब कैश जा रहा है ना फर्म से, तो हम क्या करेंगे, टू कैश। और किसको दिया जा रहा है ये पैसा, ए कौन है, पार्टनर, पार्टनर को ही दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है। बी कौन है, पार्टनर, समझ में आ रहा है। तो वो जिसको भी पैसे दे रहा है क्या होगा, डेबिट द रिसीवर। आपको याद है क्या, या डेबिट ऑल असेट्स। ये क्लियर है। तो आप किसको डेबिट कर दोगे, ए जो है वो फर्म की बुक्स में किस नाम से लिखता है, एज कैपिटल। ये मैंने आपको एक बस बेसिक सी जर्नल एंट्री आपको बता दी, ये अपन का डिटेल में वैसे भी कवर होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि आपको फर्म को अलग पर्सन कंसिडर करके पूरी अकाउंटिंग करनी। ये क्लियर है क्या, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये बात आप लिख लो, समझ में रहे, ऊपर में स्टार मार्क करके लिख लो हर 3 पेज के बाद, समझ में रहे, ताकि भूलो नहीं। ठीक है, क्या लिख लेना है आपको, कि फर्म अलग पर्सन है और हम कौन है, हम फर्म है जिसकी बुक्स में अकाउंटिंग हो रही है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि वो पार्टनर बन के सोचने लगते हैं। समझ में रहे, तुमने फर्म में पैसे डाले तो तुमको लगता है कि तुमने पैसे दिए, नहीं, तुम फर्म बन के सोचोगे तो कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और इसीलिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे ही कैपिटल इंट्रोड्यूस होता था, अपन क्या एंट्री करते थे, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, क्योंकि बिजनेस एक अलग एंटिटी माना जाता है।
तो जैसे ही बंदा बिजनेस खोलता है तो हम बिजनेस को बोलते हैं कि बिजनेस के पास कैश आ रहा है, कैश जैसे ही आता है असेट बढ़ता है तो कैश डेबिट हो जाता है, ये क्लियर है। और क्रेडिटर हम उस कैपिटल को जो करते हैं ना, वो कैपिटल एक्चुअली उस बंदे को रेफर कर रहा होता है जिस बंदे ने पैसा लगाया। तो कैश टू कैपिटल में वो जो कैपिटल है वो पर्सनल लायबिलिटी, आपको पता है ये बात, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल इज अ पर्सनल लायबिलिटी उस पर्सन के टुवर्ड्स जिस पर्सन ने बिजनेस में पैसा लगाया। फर्म में ये दो हो जाते हैं, तो इसलिए पहली एंट्री क्या होगी, जब पहली फर्म खोली जाएगी, मान लो ए और बी ने फर्म मिलकर के खोली, क्या एंट्री होगी बताओ, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश डेबिट, क्योंकि हम फर्म की बुक्स में बना रहे हैं, और टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, यानी फर्म की बुक्स पे ए भी एक लायबिलिटी और बी भी एक लायबिलिटी। क्या है क्लियर, समझ आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में जरूर नोट्स इसके बनाते जाना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बनाओगे कि डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी ने कितना भी ज्यादा पैसा लगाया हो, कितना भी कम पैसा लगाया हो, क्लियर है? डीड में लिखा है प्रॉफिट नहीं है, क्या होगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आ रहा है क्या समझ? क्लियर है? ठीक है। अब एक लेकिन सिचुएशन इसमें और, अगर डीड में लिखा है कि लॉस अगर हो तब भी इंटरेस्ट देंगे, तो क्या करें? तब इंटरेस्ट दे देंगे भले ही क्या हो, लॉस। क्या है क्लियर है? ये प्रोविजन हम कब पढ़ रहे हैं? ऊपर देखो, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, ये बता रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है। कुछ नहीं लिखा है अग्रीमेंट में, क्या होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फायदा या नुकसान? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, फायदा या नुकसान? नुकसान। क्यों? क्योंकि फर्म ने पार्टनर से कैपिटल लिया, उस पर फर्म को इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, नुकसान। ये क्लियर है? लेकिन अगर इसको देखा जाए, किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो फर्म है, फर्म से पार्टनर उधार लेकर के गया, फर्म उस पर चार्ज कर रही है इंटरेस्ट, क्या होगा, इनकम। क्या ये क्लियर? ठीक है ना? तो ये ध्यान, ये सब नोट करते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म का फायदा। अच्छा, पार्टनर के लिए ये क्या है, इससे हमको मतलब ही नहीं, हम निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए फायदा है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ये क्लियर है? बोलो बोलो, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखो, पार्टनर जो है ना, फर्म में दो तरीके से पैसे लगा सकता है, एक एज अ कैपिटल और सेकंड एज लोन। पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लगा रहा है, पार्टनर जो है वो फर्म में पैसा लगा रहा है, कैपिटल की तरह भी लगा सकता है, और कैसे लगा सकता है, लोन की तरह। क्या ये क्लियर है, समझ में रहा है? तो जब वो कैपिटल की तरह लगा रहा है, क्या उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा अगर डीड में लिखा होगा? तो चलो हम ये सारा डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ से करने वाले हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ से। तो फर्म को अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो फर्म को क्या कोई इंटरेस्ट देना है? मैंडेटरी नहीं आप है। डिफरेंस समझ रहे हैं? मैं आप किस तरीके से चेंज कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमको किसके एंड से सोचना, किस तरीके से आप बात करोगे थ्रू आउट पार्टनरशिप, थ्रू आउट कंपनी। हमको बिजनेस बन करके सोचना है, क्योंकि अकाउंटिंग पूरी किसकी बुक्स में होती है, बिजनेस की बुक्स में। क्लियर है? तो वी आर अ फर्म, क्लियर है? तो अगर पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो क्या हमको इंटरेस्ट देना है पार्टनर को? अगर डीड में लिखा होगा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम क्या आंसर रखेंगे कि नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं देंगे। क्लियर? लेकिन अगर लोन दिया पार्टनर, अगर पार्टनर ने क्या दिया, लोन, अरे डीड में कुछ नहीं लिखा, डीड में कुछ नहीं लिखा है, तो भी 6% से हमको उस पर इंटरेस्ट देना। ये वाली बात समझ में आ रही है? ये क्लियर है क्या?
if any partner apart from his share capital advances to money to firm as a loan, he is entitled to interest on such amount at the rate of 6% per annum. आप जितना भी कुछ लिखेंगे ना, वो कैसे लिखना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना, फर्म के पॉइंट ऑफ से, कभी गड़बड़ नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन फायदा है कि नुकसान है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। आ रहा है समझ? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए क्या है? एक्सपेंस। क्योंकि बाय डिफॉल्ट में आपसे किसके पॉइंट ऑफ से पूछ रहा हूं? फर्म के पॉइंट ऑफ से। अगर पार्टनर ने दिया है तो पार्टनर के लिए तो फायदा है ना, लेकिन हम पार्टनर की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है? ठीक है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। तो अगर पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, समझ में आ रहा है? तो अब ये सैलरी देगा कौन? फर्म। आ रहा है समझ में? सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। सैलरी फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। ये क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? लेकिन ऑब्वियसली बात है, सैलरी भी कब मिलेगी? जब डीड में लिखा, जब अग्रीमेंट में होगा तो ही सैलरी मिलेगी। अदरवाइज कोई पार्टनर 10 गुना मेहनत कर ले, 50 गुना मेहनत कर ले, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। अगर डीड में नहीं लिखा है कुछ नहीं मिलेगा, अगर अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी इक्वल। ये बात मैं इतने उससे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके प्रैक्टिकल्स हैं गाइस। हमको आ रहा है समझ में? ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में नहीं है तो नहीं मिलेगा, समझ रहे? इसके प्रैक्टिकल्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज होगा, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ये सब प्रैक्टिकल्स में आने वाला है। क्या है? क्लियर है गाइस? ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कुछ नहीं दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। समझना, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो ए और बी दो पार्टनर, ए ने 10 लाख रुपए लगाए और बी ने मात्र 2 लाख रुपए लगाए। फर्म में 12 लाख रुपए लगे हुए हैं, ए ने 10 लाख रुपए लगाए और बी ने 2 लाख रुपए लगाए। मुझे बताओ प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी? 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कितना पैसा लगाया होगा। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग वो होगा जो डीड में था। पैसा किसी ने भी कितना भी लगाया हो, प्रॉफिट शेयरिंग कैसी होगी? जो डीड में लिखा है। कुछ नहीं लिखा भैया डीड में, इक्वल हो। समझ आ रही है? भैया ए ने 10 लाख रुपए लगाया, 5 गुना ज्यादा, तो क्या उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना मिलेगा? क्या ये क्लियर है? मतलब मान लो 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ तो वो 5-5 बढ़ेगा। ए बोले मैंने ज्यादा पैसा लगाया था, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, तो इस तरीके के लॉजिक तो बी के पास भी होंगे ना कि भैया मैंने ज्यादा मेहनत की, और इस तरीके से फिर सिर्फ लड़ाई हो। कानून ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया, या तो पहले से डिसाइड कर लो यार, या बाद में झगड़ना नहीं कि किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, किसी ने ज्यादा मेहनत की, प्रॉफिट तो इक्वल ही बटे। अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया ना तो भैया फिर रो मत, समझ में? फिर सीधे सीधे इक्वल बांट लो। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है ना? तो चलो प्रॉब्लम करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर्स है फर्म में, और उन्होंने कोई भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट बना करके नहीं रखा। समझ में आ रहा है? तो हमको इन केसेस में क्या करना चाहिए? सबसे पहला केस है, एक्स जो है ना वो डबल टाइम देता है। जितना टाइम वाई देता है, वाई 4 घंटे देता है सिर्फ बिजनेस में, एक्स जो है वो 8 घंटे देता है बिजनेस में। समझ में आ रही है बात? एक्स ने बोला कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे 6,000 रुपए पर मंथ सैलरी में, कम ही मांग रहा है वो वैसे, समझ में आ रहा है? कह रहा मैंने जितना एक्स्ट्रा टाइम दिया है उसके हिसाब से मुझे 6,000 रुपए पर मंथ मिलना चाहिए। बताइए व्हाट शुड बी डन? क्या उसको मिलेगा? क्या उसको सैलरी मिलेगी, हाँ या नहीं? क्या चीज? ऊपर ऊपर क्या लिखा हुआ? दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उन्होंने कोई अग्रीमेंट बनाया ही नहीं है। बताओ सैलरी मिलेगी क्या? डबल टाइम दिया अगले ने, बताओ क्या मिलेगी उसको? कोई सैलरी? कुछ नहीं, कोई सैलरी उसको नहीं। क्या ये क्लियर है गाइस? सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं कि आप इसकी लैंग्वेज पे थोड़ा सा नोटिस करें, मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नो लिख करके आ गया बस, 2 नंबर का आंसर है, क्या आंसर है? नो, बस अब समझते रहो तुम नो का मतलब। तो ऐसा नहीं होगा, यू हैव टू मेक अ फुल सेंटेंस।
क्या ये क्लियर है? सैलरी इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, देयरफॉर एक्स इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है ना? सेकेंड वाला, वाई ने 50,000 रुपए का कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, जबकि एक्स ने मात्र 5,000 का कैपिटल प्रोवाइड किया। क्या ये क्लियर है? एक्स ने 10,000 रुपए लोन भी दिए। अगर आप देखो लॉजिकली, अगर आप उसको देखो तो वाई ने कितना पैसा लगाया हुआ है? 50,000। और एक्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है? 15,000। मुझे बताओ क्या इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मिलेगा तो एक्स और वाई को बताओ, कितना इंटरेस्ट मिलेगा यार? मिलेगा नहीं मिलेगा या क्या सीन? इक्वल इंटरेस्ट कैसे कहां पड़ेगा? अभी हमने तो नहीं बताया। बहुत बढ़िया। एक्स ने जो 10,000 का लोन दिया है उस पर उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म की तरफ से? 6%। यानी 10,000 पे 6% कम्स टू 600। कितना? 600 रुपए आ जाएगा। 600 रुपए फर्म जो है वह एक्स को पे करे, और वाई के 50,000 पे कुछ नहीं, एक्स के 5,000 पे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कानून में क्या लिखा हुआ कि डीड अगर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। कैपिटल कितना था? 50 और 5। कोई इंटरेस्ट मिलेगा इस पे? नहीं। ठीक है। और कानून में क्या लिखा है? अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी अगर किसी पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया तो उस लोन पे 6% से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो एक्स ने यहां पर अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसने 10,000 रुपए अलग से एज ए लोन दिया हुआ है फर्म को, इस कारण से 10,000 पे उसको क्या मिलेगा? 6% से इंटरेस्ट। बोलो क्या है क्लियर है गाइस? बताओ बताओ। ठीक है ना? फिर इसकी लैंग्वेज देख लो। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल टू एनी पार्टनर, है ना? मैंने उसमें नोट्स में आंसर्स नहीं है शायद आपके, है ना? है क्या? नहीं है ना? तो आप इन जनरल नोट करते हैं। X and Y will not get any interest on cash. Interest on excess loan is provided is allowed at 6% per annum. Thus, X will get interest at the loan at the rate of 6%, जो कि आ जाएगा 600 रुपए। फर्स्ट वाला लिखिए था, ये फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला है। ठीक है, बढ़िया है ना? आपको लैंग्वेज पे भी जो कमांड है वो धीरे धीरे ऑब्टेन करते हैं हमें। क्लियर है गाइस? है ना? क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है। खुशहाल को डाउट पूछ रहे? अच्छा ठीक है, बढ़िया आगे। थर्ड वाला बताओ। एक्स जो है वो अपने सन जेड को बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, और वाई बोल रहा है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब बताओ कि जेड बिजनेस में इंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बोलो। तो गाइज इस बात को आप अलग से नोट कर लें, है ना? कि पहले सुन लो, पार्टनरशिप जो है ना, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो कोई भी व्यक्ति सडनली कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ में? इसको तुम ऐसे सोचो कि मान लो तुम्हारे दोस्त लोगों का पिकनिक का प्लान बन गया, तुम लोग 4 दोस्त हो,
तुम लोग चारों ने मिलकर के प्लान किया। अब एक दोस्त कह रहा है कि मेरा भाई भी चलेगा, समझ रहा है? क्या वो ये काम बिना तीनों के एग्रीमेंट के कर सकता है? समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इससे आपको शायद ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। पॉइंट ये है कि भाई अगर 3-4 लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ है तो उसमें कुछ भी नया इंट्रोड्यूस अगर आपको करना है तो बाकी तीनों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर एक भी व्यक्ति को ये मंजूर नहीं है कि भैया ये एडिशनली कोई बंदा आना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते। तो वाई जो है, क्या वो जेड को इंट्रोड्यूस कर सकता है बिजनेस में? आंसर इज क्लियर। तो जब तक सारे पार्टनर्स अग्री नहीं करेंगे आप किसी भी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। क्या ये क्लियर है गाइस? ठीक है। फोर्थ, वाई वॉन्ट्स दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। मतलब देखो, वाई ने कितना पैसा लगा रखा था बताओ बिजनेस में? 50। एक्स ने कितना लगा रखा था? 5, है ना? तो वाई कहता है कि भैया प्रॉफिट जो है ना वो ऐसे बांटो 50:5 में। क्यों बोल रहा है वाई ऐसा? क्योंकि वाई ने ज्यादा कैपिटल है। हो सकता है लॉजिकल भी हो कि ज्यादा पैसे के कारण ही फर्म को ज्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्या ये प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बटेगा या इक्वली बटेगा? इक्वली। क्यों? क्योंकि बच्चे डीड में ऐसा ही, मतलब डीड में कुछ नहीं लिखा है तो बात कानून के हिसाब से चलेगी और कानून में यही लिखा। क्या ही लिखा है गाइस? ठीक है ना? ठीक है। तो पहले उस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे एक्स को, और बाकी बचे जो प्रॉफिट है वो इक्वली बटेगा। बोलो क्लियर गाइस? ठीक है, देख रहे थे क्या? हो गया? चलो ठीक है, अब थोड़ी सी पुरानी बातें करते हैं, है ना? +1 में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा, याद है कुछ? 11th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है? क्या पढ़ा हमने? जर्नल। और क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा लेजर, हमने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, हमने पढ़े फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब। ठीक है ना? अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है ना, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ठीक है? उसमें से आपका निकलता है क्या? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। किया है आप लोगों ने? जानते हो, जाना पहचानना है ना? पहले सुना है इसका नाम तो, ठीक है? फिर आप बनाते हो पीएनएल, जिसमें से क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। डिपेंड करता है, आपने एक्सपेंस ज्यादा किया तो नेट लॉस, प्रॉफिट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट। ये क्लियर है ना? तो ट्रेडिंग अकाउंट को जिस तरीके का बनता है, देखा है आप लोगों ने? सेल्स आ जाती है, क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक आ जाता है ना? इसको टोटल करते हैं, उसके बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। तो एक नॉर्मल सी फर्म का सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बना करके आपको शो किए गए हैं, ठीक है ना? जिसमें कि सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, और ऑब्वियसली बात है सिंस उसने 9 लाख की सेल करी और ये सब खर्चे थे तो उसका प्रॉफिट आ गया 2 लाख का। ये क्लियर? ये ग्रॉस प्रॉफिट का क्या करते हैं अपन लोग? इसको पीएनएल में लेकर के जाते हैं, है ना? ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है क्या ये? है ना? उसके बाद फिर अपन क्या करते हैं? इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर है क्या? उसके बाद हम टोटल करके क्या निकालते हैं? नेट प्रॉफिट।
बच्चों क्या किया जाता है इस नेट प्रॉफिट का? हाँ, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। बैलेंस शीट है जिसमें कि कई सारे एसेट लायबिलिटी, और ये 1,80,000 ये देखो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। बताओ बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्यों बता रहा हूं मैं ये आपको? क्योंकि पार्टनरशिप में ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। थोड़ा सा डिफरेंट नहीं, मतलब सिर्फ एडिशनल बातें इंट्रोड्यूस होने वाली है। ये जो नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा 1,80,000 सीधे सीधे कैपिटल में जुड़ गया ना, ये सिर्फ इसलिए जुड़ गया क्योंकि एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा था। देखो बिजनेस तो ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ही बनेगा, पीएनएल अकाउंट ऐसे ही बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आप बिजनेस में सेल करोगे, आपका ओपनिंग स्टॉक बचेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के खर्चे, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट खर्चे, वो सब ठीक है, प्रॉफिट आपका निकलेगा वो भी ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट बटेगा कैसे? एक कैपिटल अकाउंट थोड़ी है हमारे पास, हमारे पास तो मल्टीपल कैपिटल अकाउंट। उसके अलावा पार्टनर को हम सैलरी भी दे रहे हो सकते हैं, हो सकता है कि हम उनको कमीशन दे रहे हो सकता है कि हम उनको इंटरेस्ट इन कैपिटल दे रहे हो सकता है कि हम उनसे इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग चार्ज कर रहे हैं। क्या है क्लियर है? इसीलिए इस स्पेस, ये जो पीएनएल अकाउंट है और ये जो बैलेंस शीट है, इस स्पेस के बीच में हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल चाहिए। समझ में आ रहा है? जिसमें कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैपिटल में कितना ऐड करना है। एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप में भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस निकलता है, पीएनएल अकाउंट बनाते हो जिसमें कि नेट प्रॉफिट लॉस निकलता है। लेकिन अब यहां के बाद आप प्रॉफिट को सीधे कैपिटल में ऐड करने से पहले क्या बनाते हैं? एक एडिशनल अकाउंट जो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से जाना जाता है, और जिसमें हम क्या दिखाते हैं कि किस पार्टनर को इस प्रॉफिट में से कितना मिलेगा, यानी नेट प्रॉफिट जो निकला है ना पीएनएल अकाउंट से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम किसमें शो करते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यही वो अकाउंट है जिससे कि आपका फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत एक तरीके से होती है अकाउंट। ये क्लियर है क्या? इस चैप्टर में सबसे मेन आपको इसी अकाउंट को बनाना पड़ेगा बार बार, सारी प्रैक्टिस हमारी इसी पर आधारित। क्या है क्लियर है गाइस? ठीक है ना? तो पार्टनर नोट्स में देखते जा रहे हो ना, नोट्स में है ना आपके ये सब क्लियर है? तो पार्टनरशिप में क्या बनता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनता है। क्या क्लियर है? ये सिर्फ पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है। पीएनएल में आपके नॉर्मल जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस है वो सब आ जाते हैं, ठीक है? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन जो है वो क्या दिखाता है कि प्रॉफिट में से कितना कितना एक एक पार्टनर को मिला, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं हो जाता कि प्रॉफिट बांट दो। समझ में आ रहा है? उसमें क्या होता है, उसमें सैलरी की तरह गया प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट में से सैलरी दी, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट की तरह गया, फिर बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये पूरा जो है वो कहां पर शो किया जाता है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या ही क्लियर है गाइस? बताइए। ठीक है, ये है सब आपके नोट्स में क्लियर है? तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? एक तो आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसका मतलब देखो, जो चीज पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगी वो चीज पीएनएल में नहीं आएगी। देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इनकम या एक्सपेंस ही आ रहा है, लेकिन ये पार्टनर के साथ किया गया ट्रांजैक्शन है ना, इसलिए इसको हम कहां पर शो कर रहे हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए इसको हम पीएनएल में शो नहीं कर रहे। ये क्लियर है क्या? ठीक है। और क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। एक्सपेंस कम्स ऑन डेबिट साइड। ये क्लियर है क्या? है ना? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेबिट साइड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस। इनकम आ रहा है? देखो इंटरेस्ट या तो इनकम होगी या तो वो एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट या तो इनकम होगी या तो एक्सपेंस होगा। ये क्लियर है क्या? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअली? पार्टनर जो पैसा लेकर के गया उस पर फर्म चार्ज कर रही है उससे। ये क्लियर है? तो ये फायदा है, किसका फायदा है? ये क्लियर है? इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो है ये क्रेडिट साइड आता है। ये क्लियर है क्या? इसके अलावा जनरल रिजर्व, ये क्या है? प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तुम बचा करके अलग से रख ले दो। मान लो कि तुमको लॉन्ग टर्म में बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी करना है, तो प्रॉफिट अगर घर लेकर के चले जाएंगे तो खर्च हो जाएगा ना, तो कुछ पैसा फर्म में ही रख लेते हैं। वो किस नाम से रखते हैं? रिजर्व। ये भी पीएनएल में, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आएगा? डेबिट साइड। ये क्लियर है क्या?
ये कोई खर्चा नहीं है, ये बस हमने प्रॉफिट काट के रख लिया है, ये बैलेंस शीट में दिखता रहेगा अलग से जनरल रिजर्व के नाम से। क्या है क्लियर है? और लास्ट सैलरी कमीशन, क्या है क्लियर है? ठीक है ना? ये सब कहां पर आता है? ये सब आइटम्स कहां पर आते हैं? आइटम्स ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। मैंने आपको क्या बताई? साइड्स भी बता दी। तो बच्चों ये देखो, ये आपका बनता है पीएनएल अकाउंट, जिसमें आपका पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है। एम्प्लॉय की सैलरी कहां पर आएगी? पीएनएल। याद रखो, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट है वो कहां आएगा? लोन पर जो इंटरेस्ट है वो कहां आएगा? पीएनएल। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। ये ऐसे ही नॉर्मली नहीं बना हुआ है, इसमें हर एक आइटम बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये वो सारे आइटम है जिसमें कि आपको कंफ्यूजन हो सकते हैं। क्लियर है कि भैया इसको कहां लिखना है, इसको कहां लिखना है, इसको कहां लिखना है, ऐसा। क्लियर है? तो सैलरी टू एम्प्लॉय जो है वो क्या है? एक्सपेंस, प्योर एक्सपेंस। एक होता है प्योर एक्सपेंस, और एक क्या होता है? एक आपका प्योर एक्सपेंस होगा, और एक जो है ना वो आपका क्या होगा गाइस? पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। मान लो कि यही सैलरी मैं किसको दे रहा हूं? पार्टनर को। तो वो कहां आएगी? वो आएगी बेटा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या है? क्लियर है? पीएनएल अप्रोप्रिएशन बताता है फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजेक्शन। क्लियर है? और ये उसके नॉर्मल बिजनेस के ट्रांजेक्शन। किसी एम्प्लॉय को सैलरी देना इज नॉर्मल, पार्टनर को सैलरी देना प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा है, इसलिए उसको हम कहां पर शो करते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसलिए ये नॉर्मल खर्चों की तरह आता है। देखो लोन जो है ना, पार्टनर को जो लोन पे इंटरेस्ट देना, वो एज ए पार्टनर नहीं दे रहा है तुमको लोन, वो एक थर्ड पार्टी की तरह तुमको वो पैसा प्रोवाइड कर रहा है, और इसीलिए उसका जो इंटरेस्ट है ना वो मेरा नॉर्मल पीएनएल में आ रहा है, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन। इसमें गड़बड़ी करते हैं बेटा बच्चे, ये ध्यान से नोट कर लें। क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल में दिख रहा है, इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मत दिखाना, नहीं दिखाना। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। रेंट पेड ऑन पार्टनर्स प्रीमिसेस। मान लो कि फर्म जो है वो पार्टनर के प्रीमिसेस में चल रही है। देखो जो भी चीजें एज ए थर्ड पर्सन वो कर रहा है ना, कोई भी पार्टनर फर्म के लिए कोई भी चीज एज ए थर्ड पर्सन कर रहा है, तो वो उसको मैं नॉर्मल पीएनएल में दिखाऊंगा। यानी पार्टनर के प्रीमिसेस में अगर फर्म चल रही है तो वो जो रेंट है वो पार्टनर को बिल्कुल ऐसे दिया जाएगा जैसे कि वो एक तीसरा व्यक्ति। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ठीक है ना? मैनेजर का कमीशन, मैनेजर तो होता ही एम्प्लॉय, ये क्लियर है क्या गाइस? उसके बाद जो बचा प्रॉफिट, मतलब कि देखो इसमें ना, इसमें बहुत सारे और भी होते हैं ना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, नॉर्मल जो है इंटरेस्ट दुनिया भर के जो है वो सारे खर्चे तो आएंगे ही, उसके अलावा ये चीजें और है कहीं नहीं। ये मत सोचना कि यही बस आएगा, बाकी सब तो आएगा। क्लियर है? ये भी आएगा। क्लियर है? उसके बाद जो प्रॉफिट तुम्हारे पास बचा, जिसको तुम नॉर्मली कैपिटल में ऐड करते थे ना, उसको भी कैपिटल में मत लेकर के जाओ, उसको नीचे लेकर के आओ। कहां पर? ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन। क्या है? क्लियर? क्या आप ये समझ पा रहे हैं? बोलो। ठीक है? तो ये जो प्रॉफिट है इसको आप, अगर लॉस हुआ तो ऑब्वियसली बात है क्रेडिट साइड दिखेगा, तो उसको आप कहां दिखाओगे? यहां पर। ये क्लियर है क्या? समझ पा रहे हैं आप? और इसके बाद चालू होगा डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो अगर जनरल रिजर्व आएंगे तो वहां आएंगे, जो कि ऑब्वियसली बात है लॉस के केस में तो नहीं आएंगे। अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो आएगी, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो वो आएगा। ये क्लियर है क्या? अगर पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, अगर पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज किया तो जा रहा है। क्या ये क्लियर है गाइस? उसके बाद में जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अलग अलग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करता हूं। क्या ये क्लियर? ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है ना? चलो आज इतने करें, बाकी कल करें। थक गए क्या? तुम तो थक ही जाते हो। ठीक है? थक गए? नहीं थके? ठीक है चलो कल कर लेते हैं। अच्छा इसको जो है अपन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, और ये सारा को चार्ज अगेंस्ट
पेनल अप्रोप्रिएशन। देखो बेसिकली ना ये जो है ना इसको अपन बोलते हैं अप्रोप्रिएशन और उसको अपन बोलते हैं चार्ज। एक चीज ध्यान से समझ लो, ये इसका अलग बाइफरकेशन है ना। ये जो है ये है चार्ज और ये जो है ना इसको अपन बोलते हैं अप्रोप्रिएशन। ऐसे अलग अलग टर्म्स यूज किए जाते हैं। जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं तो ये इनकी बात चल रही है, और चार्ज अगेंस्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बोलते हैं तो ये। बाकी जनरली चार्ज वर्ड यूज होता है ऊपर के लिए, और नीचे वाले ये जो सब कर रहे हैं इनके लिए क्या वर्ड यूज होता है, अप्रोप्रिएशन। बांट रहे बेसिकली। आप ऊपर वाले में बोलो कि आप प्रॉफिट निकाल रहे हो कि कितना हुआ आपको प्रॉफिट, और यहां पर आप जानते हो क्या कर रहे हो, यहां पर आप प्रॉफिट को बांट रहे हो अलग अलग तरीकों को, सैलरी इंटरेस्ट ये सब को यूज करके आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलो तो कल करते हैं बाकी, ठीक है। कुछ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, और एक्चुअली में ना मुझे आप लोगों को बेसिक बेसिक ये वाले बताने हैं एक्चुअली। डेबिट क्रेडिट के रूल्स, जैसे डेबिट ऑन इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट ऑन डिक्रीज इन एसेट, लायबिलिटी कैपिटल, ये सारा कुछ है ना। बेसिक जर्नल एंट्रीज में आपको करा दूं एक बार, तो मेरा मन को तसल्ली मिल जाएगी कि भाई 11th का पूरा आपका एक बार रिवाइज टाइप का हो जाए, ठीक है ना। यानी कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं अगर आपको करा दूं तो मतलब आपका ओवरऑल पूरा जो है वो कवर हो जाए। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अभी ओवर करते हैं अपन क्लास, बाकी कल। और कोई डाउट है किसी को या कुछ भी है सवाल तो पूछो, ठीक है। नोट्स आप लोगों को मिल गए, ठीक है। ये मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस पे आप कभी भी डाउट्स वगैरह भेज सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मैं क्लास में होता हूँ तब मैं नहीं सॉल्व करता हूँ, और अगर मैं बिजी होता हूँ तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन एक बार व्हाट्सएप में आ गए तो रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर मैं कभी भी इसको रिप्लाई कर सकता हूँ, है ना। और इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, ठीक है। मतलब आप रात को 1 बजे पढ़ने बैठे हो तो आप 1 बजे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरी तरफ से कोई वो नहीं। समझ में आ रहा है। आप कॉल भी कर सकते हो, हाँ, लेकिन रात को 1 बजे कॉल जनरली अगर मेरे को ऑनलाइन देख लो तो कर लेगा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, है ना। तो रिप्लाई में कर देता हूँ, है ना, ठीक है। चलो बाकी कल करते हैं फिर, ठीक। चलो अच्छा, मैं अभी ये फर्स्ट बैच है ना, मैं इसके बाद एक और स्टार्ट करने वाला। एक्चुअली हमारे ही कुछ बच्चे बाहर गए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है ना, और कुछ लोगों के अभी पेपर्स खत्म नहीं हुए 11th वाले, तो मैंने कहा कि भाई ज्वाइन करना था कुछ लोग बच्चों को, तो मैंने इसलिए स्टार्ट कर दिया। बाकी एक और जो है वो हम लगभग 28-30 के आसपास से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन तब तक ये सब आपका हो चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अकाउंट्स का कुछ पोर्शन ये अदिति मैम भी लेंगी, है ना। तो कल जो है आप लोगों की कैश फ्लो या कंपनी के जो भी अकाउंट्स का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो मैम स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो अभी एक तरीके से थोड़ा डेमो टाइप से भी है ना, कि आप लोग देख लो कि भाई आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्लियर है। उसके बाद फिर अपन प्रॉपरली जो है वो बैच स्टार्ट 30th के आसपास से कर लेंगे। तो अभी आप लोग ये इससे एडिशनली होगा, इससे फायदा ही होगा आपको, ये मेन बैच जैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है, एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है।